राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेसवे का उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश का सांसद होने के नाते मुझे बहुत खुशी हो रही है। यूपी के लोगों को, बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है। जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। भाइयों और बहनों, मैं दशकों से उत्तर प्रदेश आता जाता रहा। यूपी के आशीर्वाद से पिछले 8 साल से देश का प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का आप सबने जिम्मा दिया है। लेकिन मैंने हमेशा देखा था, अगर उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण चीजें जोड़ दी जाए, उसकी कमी को अगर पूरा कर दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश चुनौतियों को चुनौती देने की बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। आजादी के बाद के 7 दशकों में यूपी में यातायात के आधुनिक साधनों के लिए जितना काम हुआ, उससे ज्यादा काम आज हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कई गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है।
इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। यानी ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। यूपी ऐसे ही सुशासन की नई पहचान को मजबूत करता रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को बुंदेलखंड एक्सप्रेस के लिए फिर से बहुत बहुत बधाई। और फिर से याद कराता हूं, 15 अगस्त तक पूरा महीना हिंदुस्तान के हर घर में, हर गांव में आजादी का महोत्सव मनना चाहिए, शानदार मनना चाहिए। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में NAFCARD द्वारा आयोजित ADRBS के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की खेती को भाग्य के आधार से परिश्रम के आधार पर परिवर्तित करने का काम कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने किया है। मित्रों, आज सबसे पहले मैं नेफकार्ड के चेयरमैन डॉलर भाई जो अभी अभी चेयरमैन बने हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के स्वरूप जमीनी स्तर पर सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम करते करते आज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समापन के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं उन बैंकों को भी बधाई देना चाहता हूं जिनको भी अवार्ड मिले हैं, केरल, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल, जिन्होंने बैंकिंग के अलग अलग आयामों में नाबार्ड और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के रेफरेंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ग्रामीण विकास बैंकों को, एग्रीकल्चर बैंकों को सुधार की ओर ले जाने में एक कदम उठाया है। मैं वो सभी को, चाहे रिफॉर्म्स हो, चाहे ऋण वसूली हो, चाहे एनपीए को कम करना हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करना हो, ये सभी क्षेत्रों में ये चारों बैंकों ने जिनका हमें कंसिडरेशन करना पड़े इस प्रकार से प्रदर्शन किया है, इनको सम्मानित करने का काम भी फेडरेशन ने किया है। मैं चारों बैंकों के अध्यक्ष महोदय और उनको निर्देशक मंडल को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, जहां तक अलग अलग नाम से कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो देश भर में काम कर रहे हैं, इसका इतिहास हमारे देश में 9 दशक पुराना है। अभी हमने 1924 में स्थापित अजमेर की भूमि विकास बैंक, तमिलनाडु की लैंड मॉर्गेज बैंक, त्रिशूर की लैंड मॉर्गेज बैंक और वीरभूम की कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अभिनंदन किया, जो 1924 से 30 के बीच में जिन्होंने एक प्रकार से ये काम की शुरुआत की। जहां पर कृषि का सवाल है, एग्रीकल्चर क्रेडिट का सवाल है, इसके 2 स्तंभ है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जिसको हम हमारी
बोलचाल की भाषा में फसली ऋण कहते हैं। जो सीजन में किसान को जरूरत होती है, बीज लाना होता है, खाद लाना होता है, मजदूरी के लिए चाहिए, जो आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और पैक्स के हमारे जो स्ट्रक्चर है इसके माध्यम से मिलता है। परंतु 1920 के पहले इस देश का कृषि क्षेत्र पूर्णतया आकाशीय खेती पर आधारित। बारिश आती थी तो किसान घर में मिठाई बनाता था, अच्छी फसल लेता था और 4 पैसे कमाता था, और बारिश नहीं आती थी तो सर पे हाथ रखकर अपने भाग्य को दोष देता था। ज्यादा बारिश आ जाती थी, फसल धूल जाती थी, तो फिर से असहाय और निसहाय होकर वो बैठा रहता था। इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। लगभग 1920 के दशक से लॉन्ग टर्म फाइनेंस के क्षेत्र में ज्यादातर लैंड मॉर्गेज बैंक से उस वक्त नाम से शुरुआत हुई, बाद में उसका रूपांतरण होता गया, नामों का भी होता गया, अलग अलग आयाम पर्पस भी साथ जुड़ते गए। परंतु ज्यादातर लैंड मॉर्गेज बैंक के नाम से ये टर्म लोन फाइनेंस, लंबी अवधि के ऋण की किसान को देने की शुरुआत हुई, जिससे एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपने खेत में बनाने का स्वप्न किसान का सिद्ध होने की शुरुआत हुई। किसी को एक कुआं बना देना है, किसी को बोरवेल बनाना है, किसी को पानी को लिफ्ट कर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम बिठानी है। बैल से ट्रैक्टर का रूपांतरण भी देश में एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास बैंकों के आधार पर हुआ। देश की खेती को, देश की कृषि को भाग्य के आधार से परिश्रम के आधार पर परिवर्तित करने का काम केवल और केवल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंकों ने किया। ये बहुत बड़ी हमारे एग्रीकल्चर के, क्योंकि पहले कोई उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस की सुविधा ही नहीं। एक बोरवेल करना है तो किसान पैसा कहीं से प्राप्त नहीं कर सकता। नेशनलाइज बैंक तो रहे दूर किसान को फाइनेंस करने के लिए, और उस वक्त नेशनलाइज बैंक थे भी नहीं। उस वक्त के कोऑपरेटिव सेक्टर के इस आयाम ने किसान को आत्मनिर्भर करने की दिशा में बहुत बड़ा शुरुआत किया है। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र को ध्यान में रखते हुए आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। चर्चा के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के संबंध में आज सभी दल के नेताओं से विचार विमर्श हुआ। सत्र 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सत्र के संबंध में आज सभी दल के नेताओं से विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुई।
मैंने सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया है, देश के हित में, देश की जनता के हित में हम देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें, संवाद करें, लेकिन सदन बिना व्यवधान के मर्यादा से चले, सभी दलों के नेताओं का सहयोग रहे, ताकि देश की जनता की आकांक्षा, अपेक्षाएं इन सदन के माध्यम से हम पूरी कर सकें। सभी दलों के नेताओं ने, सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने यह आश्वस्त किया है कि हम सदन की कार्रवाई में सहयोग करेंगे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे, विधेयक पर भी चर्चा करेंगे और किस तरीके से पिछले 8 सत्रों के अंदर जिस तरीके की सदन की उत्पादकता रही है, आने वाले सत्र के अंदर भी हम इसी तरीके से सकारात्मक सहयोग देंगे। मैंने सभी दलों के नेताओं से अपेक्षा की है कि ये सत्र हमारी आजादी का अमृत महोत्सव का काल का सत्र है, इसलिए इस सत्र में जो 75 साल की हमारी यात्रा है, जिस यात्रा में लोकतंत्र सशक्त हुआ, मजबूत हुआ है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और बढ़े। इसलिए सदन के अंदर मर्यादा चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, देश हित में चर्चा हो, ताकि समाज के अंतिम व्यक्तियों की बात भी सदन में आ सके और सरकार उसी तरीके से सकारात्मक रूप से उस अंतिम व्यक्ति का कल्याण इस अमृत महोत्सव में करे, ऐसे मैंने अपेक्षा की है। मुझे सभी दलों ने आश्वस्त किया है कि सदन की कार्रवाई बिना व्यवधान के चलेगी। सभी दल के प्रमुख दल के नेता हैं और सभी दलों के नेताओं ने प्रमुख मुद्दों को उठाया है। कल सोमवार को 3 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर उन मुद्दों पर चर्चा होगी। किन मुद्दों का पर चर्चा होगी उसका समय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया जाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुफ्त सुविधा को लेकर पीएम मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इतिहास में पहली बार 99% का रिजल्ट आया है। पिछले कुछ साल में 4 लाख के करीब बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आए हैं। क्या सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा देना गलत है? दिल्ली में हर व्यक्ति का फ्री में इलाज किया जा रहा है। मुफ्त इलाज देना क्या फ्री की रेवड़ी है? फ्री में रेवड़ी बटी या बेहतर भविष्य बनाया जा रहा है? इतना कुछ फ्री में देने के बावजूद दिल्ली सरकार का बजट अच्छे से चल रहा है। केजरीवाल ने कहा कि फरिश्ते योजना से 13,000 लोगों की जान बचाई गई। केजरीवाल ने कहा, मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री रेवड़ी बांट रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं? गरीब और अमीर क्लास के बच्चों को शानदार और फ्री शिक्षा दे रहा हूं। लोग बताएं, क्या मैं रेवड़ी बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं? मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था। अभी तक हमारी सरकार बनी थी उसके पहले जैसे देश भर में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है, देश भर में सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, वैसी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत थी। पढ़ाई होती नहीं थी, सरकारी सारे स्कूल टूटे फूटे पड़े थे, दीवारें टूटी हुई थी, छतें छू रही थी, ब्लैक बोर्ड था नहीं, डेस्क नहीं थे, नीचे बैठे रहते थे बच्चे, उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती थी। 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद था। आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया,
अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं। सरकारी स्कूलों में पहली बार आज़ादी के बाद से पहली बार 75 साल में पहली बार 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं। मैं अगर अपनी बड़ाई खुद करूं तो कहा जाएगा कि केजरीवाल खुद अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन नतीजे 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के। प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज गरीबों के बच्चे आईआईटी के अंदर कंप्यूटर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नीट के पेपर पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक लड़का है गगन, उसके पिताजी कार्डबोर्ड बनाने, गत्ते के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं। कोरोना में वो नौकरी भी छूट गई। 15,000 रुपये महीने कमाया करते थे। आज गगन का एडमिशन आईआईटी धनबाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है। उससे पूछ के देखिए कि क्या केजरीवाल फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है या देश का भविष्य बना रहा है। ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनका भविष्य आज सुनहरा किया हम लोगों ने। ये काम 1947 में हो जाना चाहिए था, ये काम 1950 में हो जाना चाहिए था, जो आज हम कर रहे हैं। आज हम लोग देश की नींव रख रहे हैं। ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं हम लोग। आज दिल्ली के सरकारी अस्पताल हमने शानदार कर दिए। दिल्ली में शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली एक वो चुनिंदा शहर है जहां पे दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है। एक एक आदमी का, 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। हम ये नहीं पूछते कि कौन सी जात का है, कौन सी धर्म का है, अमीर है, गरीब है, आदमी है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, जो भी आदमी है हर एक का इलाज मुफ्त है। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए का भी अगर उसका ऑपरेशन का खर्चा आएगा, उसकी सारी दवाइयां, उसके सारे टेस्ट, उसके सारे डायग्नोस्टिक्स, सब कुछ उसका मुफ्त होता है। सारे मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर उनका इलाज मुफ्त होता है। क्या मैं ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं? आज दिल्ली के अंदर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने एक फरिश्ते स्कीम बनाई है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हमने कहा है कि उसको नियरेस्ट अस्पताल में ले जाइए। आसपास जो भी अस्पताल हो, चाहे कितना भी महंगा अस्पताल क्यों ना, उसे उठा के ये नहीं सोचना कि उसे नियरेस्ट अस्पताल में ले जाइए। उस आदमी को ठीक करने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। फरिश्ते स्कीम कहते हैं हम इसे। 13,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं अभी तक हम। इन 13,000 लोगों के परिवार वालों से पूछिए कि क्या केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है या पुण्य का काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है। आज दिल्ली के एक एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चालू की है। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री में बिजली क्यों दे रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मंत्रियों को कितनी फ्री में बिजली मिलती है? तुम्हारे मंत्रियों को 4-4, 5-5 हजार यूनिट, तुम लोगों को 4-4, 5-5 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है, तब ठीक है। लेकिन गरीब जनता को अगर मैंने 200 यूनिट, 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। आज दिल्ली के अंदर हमने फ्री में लोगों को योगा कराना चालू किया। 17,000 लोग दिल्ली में, हम उनको फ्री में टीचर भेजते हैं। रोज सुबह हमारे 500 से ज़्यादा टीचर फ्री में जगह जगह लोगों को योगा कराने जाते हैं। हमने दिल्ली में सबकी दवाइयाँ सब कुछ फ्री कर दिया, टेस्ट फ्री कर दिए, इलाज फ्री कर दिया। लेकिन हमारा मकसद है कि कोई बीमारी नहीं पड़ना चाहिए। उनको योगा सिखाते हैं हम लोग। 17,000 लोगों को हम योगा सिखा रहे हैं डेली, फ्री में योगा टीचर भेज रहे हैं। बताइए क्या गलत कर रहे हैं? अगर कभी भगवान ने चाहा तो पूरे देश के एक एक बच्चे को हम फ्री की शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, शानदार शिक्षा देंगे। देश के एक एक व्यक्ति को हम अच्छा इलाज देंगे, फ्री का इलाज देंगे, शानदार इलाज देंगे। इससे देश की नींव रखी जाएगी। ये काम 1947 में, 1950 में हो जाना चाहिए था। और जब तक हम अपने देश की नींव नहीं रखेंगे, जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी, तब तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता। हम भारत के अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है आगे बढ़ने की, लेकिन उसके लिए हमें एक ईमानदार राजनीति की जरूरत पड़ेगी। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। श्रावण मास के आगमन पर आदेश गुप्ता, अध्यक्ष भाजपा दिल्ली प्रदेश एवं जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया के साथ जिला केशवपुरम में आज पारदेश्वर धाम मंदिर C3 ब्लॉक केशवपुरम दिल्ली 35 में जिला कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश में सुख शांति व समृद्धि के लिए रुद्राभिषेक पूजन किया। आज जो ये कार्यक्रम जो किया गया है यहाँ केशवपुर के अंदर, उस संदर्भ में क्या करना चाहेंगे? पूरे दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हर हर महादेव। श्रावण मास चल रहा है जी। महादेव जी की कृपा सभी देशवासियों दिल्ली वासियों को मिले जी, और महादेव जी सुख शांति समृद्धि और दिल्ली वासियों के दुखों को दूर करे, देशवासियों के दुखों को दूर करे, इस कामना के साथ आज हमने पारदेश्वर धाम में रुद्राभिषेक किया है। महादेव जी की कृपा है। मैंने धर्मपत्नी जी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, जिला अध्यक्ष के साथ और सब कार्यकर्ताओं ने मंगल कामना के साथ सुख शांति के लिए जी और स्वास्थ्य रक्षा के लिए कामना की है। 2 वर्षों के कोरोना समय के बाद पहला वर्ष ऐसा है कि जब हम लोग सामूहिक रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ऐसे में सावन महीने में महादेव जी की कृपा से बड़ी कोई कृपा नहीं हो सकती है, क्योंकि महादेव जी स्वयं इस पृथ्वी के कर्ता धर्ता, और मैं समझता हूँ कि महादेव जी की जो कृपा है, उन्होंने जो संदेश दिया है प्रकृति संरक्षण का, परिवार को साथ लेकर चलने का, आज वही संदेश हमारी हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति अपना रही है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में बलिदान दिया है, उनके प्रति भी मैं नमन करता हुआ महादेव जी से आशीर्वाद दिया है, और ये आशीर्वाद सभी भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ कांवड़ शिविर लगे हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था हो, इसलिए केंद्र सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार दिल्ली में जैसे कांवड़ प्रवेश करते हैं। देखिए, आदिकाल से अब तक शिव हमारे आदि स्तोत्र भी हैं, आदि जनक भी हैं, और शिव से बड़ा कोई मैं सोचता हूँ देव नहीं है। ये देवों के देव हैं महादेव, और सावन मास में इनके पूजन का अर्थ है 1000 तीर्थों से भी ज़्यादा फल मिलता है। आज केशवपुरम में श्री पारदेश्वर धाम में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के सानिध्य में सभी कार्यकर्ताओं ने रुद्राभिषेक किया है। इस रुद्राभिषेक का फल देश की सर्व जनता को मिले, दिल्ली की सर्व जनता को मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामय, इसी भाव के साथ बिना किसी राजनीतिक भावना के और बिना किसी राजनीतिक कामना के हम सामाजिक और धार्मिक भाव से यहाँ पर सब एकत्रित हैं और सबके मंगल की कामना करते हैं। जी जी जी। दिल्ली के अंदर जो ये जो कांवड़ का जो है व्यवस्था क्या किया गया है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? दिल्ली के अंदर कांवड़ की व्यवस्था अलग अलग नागरिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से स्थानीय सरकार भी इसमें योगदान दे रही है। वो योगदान कितना है या कितना नहीं है, मैं उसके विषय में नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पूरे भारत में भगवान महादेव के इस पर्व को लोग मन भाव से मनाते हैं, और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
अपने अपने नागरिक धार्मिक संगठनों के साथ इसका पालन करेंगे और जितने भी शिव भोले भक्त कावड़िए हैं उनकी मनभाव से सेवा करेंगे। उनकी सेवा ही शिव की सेवा। भोले शंकर जी संसार के रचयिता हैं और उनकी कृपा सब पर बनी रहे। पिछले 2 वर्षों से किसी कारण से अगर हम त्यौहार नहीं मना पाए तो उसके बावजूद देखिए कितनी अच्छी कृपा आज हम सब पर पड़ी है कि हम सभी लोग एकत्रित होकर इतना सुंदर आज जो है हमने पूजा की है, हमने कामना की है सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए कि देश के अंदर हम सब मिलकर तरक्की करें। इस प्रकार की जब बीमारी आती है लेकिन जब मिलजुल कर हम उसको ख़त्म भी करते हैं तो उसके पीछे भी जो सेवा भाव होता है वो सेवा भाव, प्यार, एकजुटता सबकी बनी रहे, इसकी आज हमने कहा। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। पीएम मोदी ने जनता को समर्पित किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बोले डबल इंजन सरकार लगातार कर रही काम। बुंदेलखंड के ऐतिहासिक दिन, मुख्यमंत्री योगी बोले एक्सप्रेसवे से यूपी की अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया आयाम। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 20,044 नए केस, 56 लोगों की मौत। संजय सिंह ने किया बड़ा ऐलान, कहा आम आदमी पार्टी यशवंत सिन्हा का करेगी समर्थन। लद्दाख में रहने वाले लोग भी हुए चीन की चाल से परेशान, कभी ब्रिज का निर्माण तो कभी लगा रहा 5G टावर। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा हंगामे के बीच विधेयक पारित नहीं होगा। NIRAF रैंकिंग में JNU को मिला दूसरा स्थान, कुलपति ने सम्मिलित प्रयासों को दिया इसका श्रेय। GST बढ़ाए जाने पर राजस्थान के मंत्री बोले जनता की रोटी छीनने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार। अहमद पटेल का नाम लेने पर पीएम मोदी पर बरसी कांग्रेस, चुनाव आते ही किसी मुस्लिम नेता का नाम लाती है भाजपा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की 16 जुलाई को घोषणा कर सकती है भाजपा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।